नमस्कार मित्रों, सम्यक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज वे कक्षा 12वीं भूगोल के पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे, तो बिना टाइम गंवाए हम शुरू करता है। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है कुछ। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण दिख रहा है घटक होते हैं। किसी देश के लोग उस देश के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। और भारत की जो प्रथम जनगणना है उसकी बात करें, भारत की प्रथम जनगणना, हालांकि ये असफलती अपूर्ण जनगणना थी। भारत की जो प्रथम जनगणना है 1872 में हुई थी। प्रथम जब पूछा जाता है बहुत सी बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर पूछी गई है। दशकीय वृद्धि दर और वार्षिक वृद्धि दर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो वार्षिक वृद्धि दर पूछी गई है वो 1.64% है। उसके बाद बात करते हैं आगे कि भारत एक की भूमि है, तो भारत भाषाई विविधता की भूमि है। भारत के लोग जो हैं अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए कहा गया है कि भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। थोड़ा हार्ड प्रश्न था, मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया होगा। बस्तियां बिल्कुल इजी प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है कि बस्तियां, आकार और प्रकार। पहले रिक्त स्थान जो ब्लैंक लाइन है उसमें आ जाएगा आकार और प्रकार में भिन्न होती है। अच्छे प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में नगरों का अभ्युदय, अभ्युदय अर्थात उदय किताब में दे रखा है। ऐसा कैसा है कि भारत में नगरों का जो अभ्युदय है वह प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। अच्छा सा प्रश्न है। विशेषीकृत नगर बी जो किसी विशेष कार्यकलाप के लिए जाने जाते हैं, वह विशेषीकृत नगर भी जब महानगर बन जाते हैं तो बहु प्रकार्यात्मक हो जाते हैं, यानी अनेक कार्य वहां पर होने लग जाते हैं। व्यापार, वाणिज्य, सेवाएं, परिवहन, सारे कार्य वहां पर होने लग जाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, विशेषीकृत नगर का बहु प्रकार्यात्मक। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के हैं यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं दो नगरों के नाम बताए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो काफी प्रसिद्ध नगर हैं, शुरुआती नगर जिन्हें कहा जाता है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की कुल श्रमजीवी जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषक और कृषि मजदूर हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ये दो प्रकार से पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार तो 54.6% हो जाएगा, और 2001 की जनगणना के अनुसार ये हो जाएगा 58.2%। भारत की कुल श्रमजीवी जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग कृषक और कृषि मजदूर हैं। तो 2011 के अनुसार 54.6 हो जाएगा और 2001 के अनुसार हो जाएगा 58.2%। आगे बात करते हैं, ध्यान रखना इसको। यहां पे राष्ट्रीय युवा नीति में किस आयु समूह के व्यक्ति को युवा कहा गया है। भारत की जो राष्ट्रीय युवा नीति है उसमें 15 से 29 वर्ष के जो व्यक्ति हैं या आयु वर्ग हैं उस व्यक्ति को युवा की संज्ञा दी गई है, अर्थात युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बताइए। पिछली बार आया हुआ प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में। सबसे ज्यादा भारत में जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आपके सामने 1 2 3 4 5 6, और आपको यहां से 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, कोई से पूछा जा सकता है 5 पूछ ले। तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। 12वां नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आ जाएगा तब आपको 2 या 3 याद होनी चाहिए। ऐसे डायरेक्टली आता है तो आप गोवा याद कर लीजिए। गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। गोवा भारत का सबसे छोटा और धनी राज्य है। उसके बाद है मिजोरम। गोवा का प्रतिशत अगर याद करो तो 62.17% है। मिजोरम में 51.51%। पे तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा, महाराष्ट्र है और गुजरात है। आप चाहो जितने याद कर सकते हो, लेकिन एक तो कंपलसरी आपको याद रखना है। जनसंख्या के दुगना होने के समय से क्या तात्पर्य है। छोटा सा प्रश्न है कि वर्तमान जो वार्षिक दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला जो समय है, वर्तमान वार्षिक दर पर किसी भी जनसंख्या की दुगना यानी डबल होने में लगने वाला जो समय है उसे जनसंख्या के दुगना होने के समय के रूप में जाना जाता है।
भारत में सर्वाधिक श्रम सहभागिता दर वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है और यहाँ की जो श्रम सहभागिता दर है वो 51.9% है। भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ये है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान। याद रखना है, कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं, तो इन्होंने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन किसका सूचक है? ये वहां के सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का सूचक है। साथ ही आप सांस्कृतिक भी लिखो तो ठीक है। निवास स्थान के अनुसार जो जनसंख्या का संगठन है वो किसका सूचक है? तो सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का सूचक है। भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, अर्थात वह राज्य जिनके गांवों में अधिक लोग निवास करते हैं। अगर उनकी बात करते हैं हम तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र और लास्ट में है आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में भारत में ग्रामीण जनसंख्या अधिक निवास करती है। भारत के जो तटीय मैदान हैं वहां हमेशा अधिक जनसंख्या निवास करने का प्रमुख कारण लिखिए। यानी भारत के तटीय मैदानों में हमेशा या सदैव जनसंख्या का सांद्रण अधिक रहता है, ऐसा भी प्रश्न आता है। उसका प्रमुख कारण क्या है? बात एक ही प्रश्न को घुमा दिया जाता है। वहां पर समतल भूमि व उपजाऊ मिट्टी है, इस कारण कृषि अच्छी होती है और यही कारण है कि यहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आप मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड की यात्रा करोगे तो आप वहां किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों को देखेंगे? अगर आपका कभी जाना होता है बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में तो वहां किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती? तो वहां पर गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं, जिनमें घर पास पास होते हैं, मकान सटे हुए रहते हैं, वह गुच्छित बस्तियां वहां पर पाई जाती हैं। बात है बुंदेलखंड और नागालैंड की। प्रश्न घुमा रखा है कि अगर आप मध्य भारत, अब करो नहीं करो आपके ऊपर है। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य लिखिए। देखो, स्मार्ट जो सिटी मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य है शहरों को बढ़ावा देना है। उन शहरों को बढ़ावा देना है जहां आधारभूत सुविधाएं व साफ पर्यावरण उपलब्ध हो, अर्थात शहरों में आधारभूत सुविधाएं हो, स्वच्छता हो और साफ पर्यावरण उपलब्ध हो। ये स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया? तटीय भागों में, समुद्र से लगे हुए इलाकों में, तो उनका प्रमुख उद्देश्य था व्यापार करना। व्यापार करने के उद्देश्य से उन्होंने तटीय स्थानों पर नगरों का विकास किया। पढ़ा है आपने कि उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी जैसे व्यापारिक पत्तन विकसित किए। और पत्तन किस लिए विकसित किए थे? व्यापार करने के लिए। अगला प्रश्न है कि किला नगर से क्या से है? उदाहरण सहित लिखिए। तथा भारत में नगरों का उदय किस काल में हुआ? ये तो अपन आगे पढ़ चुके हैं कि भारत में नगरों का जो अभ्युदय है या उदय है वो प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। वे नगर, किला नगर कौन से हैं? वे नगर जिनका निर्माण मध्यकाल में प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ। मध्यकाल में जिन नगरों का निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ है उन्हें किला नगर के नाम से जाना जाता है। जयपुर है, दिल्ली, आगरा, नागपुर, लखनऊ और हैदराबाद इनके एग्जाम्पल हैं। ये सब किला नगर हैं पूछ लिया जाए तो। और नगरों का जो उदय, अभ्युदय है वो प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? अर्थात ग्रामीण बस्तियों जो बनती हैं उनके जो प्रकार हैं उनके लिए कौन से कारक यहाँ पर उत्तरदायी हैं? तो ये 3 कारक हैं। पहला है भौतिक कारक या भौतिक लक्षण संबंधी कारक, जिनमें स्थलाकृति, उच्चावच, जलवायु और जल की उपलब्धता इन प्रकारों को प्रभावित करती है। जैसे राजस्थान में देखते हैं कोई तालाब वगैरह, झील वगैरह के आसपास घर, मकान बन जाते हैं और पास पास बने होने के कारण गुच्छित बस्तियां कहते हैं। तो ये जल की उपलब्धता उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ये भौतिक लक्षण है जो ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को बनने के लिए उत्तरदायी हैं। अगला है सांस्कृतिक तथा मानव जातीय कारक, जिसमें सामाजिक संरचना आ जाएगी, जाति आ जाएगी, वहां का धर्म आ जाएगा। और अगला है सुरक्षा संबंधी कारक, जिसमें चोरी तथा डकैतियों से सुरक्षा या चोरी तथा डकैतियों से रक्षा के लिए जो बस्तियां बनती हैं। तो इस सुरक्षा संबंधी कारक भी ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए उत्तरदायी होता है। तो 3 है, सिंपल से आपको याद रखना है। 1.5 नंबर का आपके प्रश्न आएगा ये।
आगे बात करते हैं, मरुस्थलीय प्रदेशों में किसी गांव की अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक होते हैं, यानी कोई गांव जो बसता है वहां पर, उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की अवस्थिति में जल की उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ये प्रभावशाली कारक भी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है मरुस्थलीय प्रदेश में, क्योंकि वहां पानी की कमी होती है और जहां जल की उपलब्धता होती है वहां पर मकान बन जाते हैं पास पास में। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा जलवायु दशाएं, वहां की जो जलवायु है वह भी मरुस्थलीय प्रदेश में गांवों की अवस्थिति या स्थिति को प्रभावित करती है। भारत की जनसंख्या के व्यवसायिक संगठन पर टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त रूप में, छोटे से रूप में, जो भारत का व्यवसायिक संगठन है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, जो व्यवसायिक संगठन का अर्थ है वो किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाएं, इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो व्यवसायिक क्रियाओं में लगा होना है, अर्थात व्यक्ति जो कार्य करता है। भारत में कुल जो श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% भाग कृषक और कृषि मजदूर हैं। 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं और 41.6% अन्य श्रमिक हैं। यानी हमने 3 भागों में यहां डिवाइडेशन कर दिया जाता है, वैसे 4 हो जाता है लेकिन एक में आगे ये 1, 2, 3 और ये अन्य श्रमिक हो जाएंगे 4। ये आपको याद रखना है। 54.6% कृषक और कृषि मजदूर हो जाएंगे, घरेलू उद्योगों में लगे 3.8% और 41.6% हैं अन्य श्रमिक। ये भारत का व्यवसायिक संगठन है। ये तीनों याद रखने हैं मेन तो, और इनका प्रतिशत याद रखना है अपने को। उसके अलावा भारत का जो भाषाई संगठन है, भाषा समाज को एकता के सूत्र में बांधने में या बांधने वाली बहुत बड़ी शक्ति है। यहीं से आपको रिक्त स्थान भी दिया गया है कि भारत में अत्यधिक भाषाई विविधता देखने को मिलती है। अगर बात करें 1903 से 1928 ईस्वी के मध्य जो ग्रीयेशन है, इस ग्रीयेशन के नेतृत्व में किए गए भाषाई सर्वेक्षण में देश में 179 भाषाएं एवं 544 बोलियां मानी गई हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूचित तथा अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं तथा अनेक भाषाएं जो गैर अनुसूचित है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अनुसूचित भाषाओं में जो हिंदी है उसको सर्वाधिक बोला जाता है। पूछ भी लिया जाता है कि अनुसूचित भाषाओं में कौन सी भाषा को सर्वाधिक बोला जाता है, तो यहां पर हिंदी भाषा इसको सर्वाधिक बोला जाता है। ये भारत की राजकीय भाषा भी। लघुतम यानी कम भाषा वर्ग में संस्कृत, बोडो और मणिपुरी को शामिल किया गया है। थोड़ा सा शॉर्ट में अपने को इसको लिखना होता है कि ग्रीयेशन ने जो भाषाई सर्वेक्षण उसमें 179 भाषाएं बताई हैं और 544 बोलियां मानी गई हैं। मेन बातें जो आपको लिखनी है, 22 भाषाएं संविधान में अनुसूचित हैं और इन 22 भाषाओं में से सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है और सबसे कम जो बोली जाती है बोडो है, संस्कृत है, मणिपुरी है, ये बोली जाती है। ये बाकी याद रखो तो, जिसमें प्रत्येक का 0.01% बिल्कुल कम, लघुतम वर्ग जिसे कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों के नाम लिखिए। देखो, जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 2 समय अंतरालों के दौरान या 2 समय के जो अंतराल हैं उनके दौरान, इसको लिखा नहीं है पीपीटी में, देखना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि 2 समय अंतरालों के दौरान किसी क्षेत्र विशेष, कोई क्षेत्र होता है पर्सनल या किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है 2 समय अंतरालों के दौरान, निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। और ये जो परिवर्तन होता है ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। 2 समय अंतरालों के दौरान किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और यही 2 प्रकार हैं जनसंख्या वृद्धि के, धनात्मक, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। इनको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है। धनात्मक वृद्धि कब होगी, अर्थात जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए, प्लस में जनसंख्या बढ़नी चाहिए, जब जन्म दर कम हो और
दोबारा देखना इसको, जब जन्म दर अधिक हो, कम नहीं, जब जन्म दर अधिक हो तब वहां का जो परिवर्तन होगा जनसंख्या में वो धनात्मक होगा और मृत्यु दर निम्न होगी, अर्थात निम्न मृत्यु दर व उच्च जन्म दर जब होगी तब वो जनसंख्या का धनात्मक परिवर्तन होगा, और ऋणात्मक परिवर्तन में मृत्यु दर अधिक हो जाएगी और जन्म दर कम हो जाएगी। दो समय अंतरालों के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि तब होगी जब जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर कम होगी। ऋणात्मक वृद्धि कब होगी? जब मृत्यु दर अधिक होगी और जन्म दर कम होगी। आगे बात करते हैं, और इसे जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, यह भी ध्यान रखना है, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, निरपेक्ष वृद्धि के रूप में व्यक्त किया जाता है। गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है, यानी कार्य क्या है? गैरिसन नगर जो होते हैं, छावनी नगर जिन्हें कहते हैं हम, गैरिसन या छावनी नगर, गैरिसन नगर या छावनी नगर इनकी स्थापना सैन्य संबंधी यानी सैनिकों से संबंधित जो कार्य हैं उनके लिए की जाती है। सेना संबंधी कार्यों के संपादन या वो कार्य करने के लिए इनकी स्थापना की जाती है, और इन नगरों को कैंट या कैंटोनमेंट भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, कैंट या कैंटोनमेंट नगर किसे कहते हैं, डायरेक्टली पूछ ले तो हमें गैरिसन और छावनी नगर याद रखते हैं। इन नगरों में सैनिक अभ्यास, यहां पहले कहा गया है सैनिक संबंधी जो कार्य हैं, सैनिक संबंधी कार्य कौन से हो जाएंगे? सैनिकों का अभ्यास आ जाएगा, सैनिकों का प्रशिक्षण हो जाएगा, उनका कार्यालय तथा सेना संबंधी अन्य जो भी कार्य हैं मुख्य रूप से किए जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, अंबाला, जालंधर, महू तथा बबीना, उधमपुर, ये भारत के प्रमुख गैरिसन नगर हैं। आपको ये बस गैरिसन और छावनी जब भी बात करें कैंट या कैंटोनमेंट तो आपको याद रखना है कि सैन्य संबंधी जितने भी कार्य हैं, चाहे प्रशिक्षण हो, अभ्यास हो, उनका कार्यालय हो और सेना से रिलेटेड अन्य जो भी कार्य हैं उनके लिए इनकी स्थापना की जाती है। एग्जाम्पल अंबाला है, जालंधर है, मऊ, बबीना और उधमपुर, ये प्रमुख भारत के गैरिसन नगर है। महानगर क्या होते हैं तथा ये नगरीय संकुल से किस प्रकार भिन्न होते हैं? देखो किताब के पीछे प्रश्न दे रखा है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में, 10 लाख से 50 लाख तक की जो जनसंख्या वाले नगर हैं उनको तो महानगर कहा जाता है। 10 लाख से 50 लाख जिनकी जनसंख्या है उसे महानगर कहा जाता है। हमें बताना है कि नगरीय संकुलों और महानगर में क्या अंतर है। तो जबकि कई महानगर एवं मेगा नगर मिलकर नगरीय संकुल बनाते हैं जिनमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, 10 से 50 लाख है तो वह महानगर होगा, और यही महानगर और मेगा नगर मिलकर नगरीय संकुल का निर्माण करते हैं और इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए नगर बहु प्रकार्यात्मक क्यों हो जाते हैं। जैसे किसी नगर को एक विशिष्ट कार्य के आधार पर उसका वर्गीकरण होता है, कोई जैसे शैक्षिक नगर है, कोई औद्योगिक नगर है, पर्यटन नगर है, लेकिन बाद में उसमें अनेक कार्य होने लग जाते हैं। तो ये यहां पूछ रहा है कि बहु प्रकार्यात्मक यानी अनेक कार्य क्यों होने लग जाते हैं। किसी विशिष्ट नगर के जन्म के लिए कोई एक प्रकार उत्तरदायी हो सकता है, यानी जब वह नगर की संज्ञा मिलती है, जैसे अगर वहां शिक्षा अच्छी है तो उसे हम शैक्षिक नगर की श्रेणी में रख सकते हैं शुरुआत में जब उसका जन्म होता है। लेकिन जब एक बार नगर वो स्थापित हो जाता है तो उसे अपना अस्तित्व आगे भी बनाए रखने के लिए सार्वजनिक प्रशासन, वित्तीय, चिकित्सा संबंधी, परिवहन संबंधी, शिक्षा संबंधी, जन उपयोगी, लोगों के लिए उपयोगी, सेवा संबंधी तथा बाजार, वाणिज्य, व्यापार, सेवा संबंधी अनेक कार्यों का संचालन करना होता है। इसी कारण प्रत्येक नगर बहु प्रकार्यात्मक कार्यों का निष्पादन करने लगता है, क्योंकि उसे आगे भी अपना अस्तित्व बनाए रखना है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ज्यादा ये नहीं है कि भाई वो कोई विशिष्ट नगर होता है वो बहु प्रकार्यात्मक क्यों हो जाता है। आगे बात करते हैं, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के मध्य अंतर संबंधों की विवेचना कीजिए। जो ग्रामीण बस्तियां हैं और नगरीय बस्तियां, इनके मध्य क्या संबंध पाया जाता है। ये रिक्त स्थान में भी आता है कि नगरीय बस्तियां आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करती हैं। ये बस्तियां अपने निवासियों को भोजन व विभिन्न सेवाएं तो उपलब्ध कराती है, साथ में ही ये अपने प्रभाव क्षेत्र में बसी जो नजदीक बसी ग्रामीण बस्तियों को भी विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। बदले में नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों को विभिन्न वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, बदले में ग्रामीण बस्तियां इन नगरीय बस्तियों को दूध, विभिन्न कृषि उत्पाद, सब्जियां आ गई जिसमें श्रमिक आदि की आपूर्ति करती हैं। इस प्रकार नगर तथा ग्रामों के मध्य एक प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। नगरों के
आसपास के क्षेत्रों में जो बस्तियां विकसित होती उनको नगरीय बस्तियां अनेक सेवाएं वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं। बदले में क्या होता है, ग्रामीण बस्तियां भी नगरों को दूध है, सब्जियां हैं, कृषि के अन्य उत्पादें और श्रमिक आदि उपलब्ध करवाती हैं, और इसी को हम अंतर संबंध कहते हैं। यहां पर अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में अंतर की मूल बिंदु क्या है? या ये प्रश्न ऐसे आ जाता है कि भारत में ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में मूलभूत अंतर लिखिए, यानी मुख्य अंतर क्या है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में। सबसे पहले तो इनकी चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहला है जैसे आजीविका या निर्वाह के तरीके। ग्रामीण बस्तियों के निवासी कृषि कार्य करते हैं मुख्य रूप से, और कृषि के साथ पशुपालन है तो अन्य प्राथमिक कार्य हो जाएंगे। तो ग्रामीण बस्तियों की बात करें तो कृषि एवं अन्य प्राथमिक कार्य करते हैं। और नगरों की बात करें तो नगरीय बस्तियों के लोग, नगरीय बस्ती तभी कहलाएगी जब वहां के निवासी द्वितीयक और तृतीय कार्य में अधिकतर संलग्न हो या कार्य करते हो। यहां बात करें नगरीय बस्तियों के निवासी द्वितीयक और तृतीय कार्य करते हैं, और इनमें द्वितीयक और तृतीय कार्य में आपको उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, यातायात सेवाएं शामिल की जाती हैं। तो पहला आजीविका के आधार पर, निर्वाह के तरीके के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। कृषि, पशुपालन, अन्य प्राथमिक गतिविधियां आ जाएगी। जबकि नगरों की बात करें या नगरीय बस्तियों की बात करें तो यहां पर ये द्वितीयक और तृतीय क्रियाएं करती हैं। पहला अंतर इनमें हो जाएगा। दूसरा है ग्रामीण बस्तियों के लोग कम गतिशील होते हैं और इनके जो सामाजिक संबंध हैं घनिष्ठ होते हैं। इसके विपरीत नगरीय बस्तियों के जो लोगों का जीवन है वह जटिल एवं तेज यानी गतिशील होता है, तथा सामाजिक संबंध औपचारिक अर्थात कह सकते हैं दिखावटी हैं केवल नगरों की बात करें तो। और ग्रामीण बस्तियों में जो सामाजिक संबंध मजबूत पाए जाते हैं। ग्रामीण बस्तियां छोटी होती हैं और दूर दूर बसी होती हैं, जबकि नगरीय बस्तियों की बात करें तो ये बड़ी होती हैं। आगे बात करते हैं इसमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये सम्मिलित एक योजना है। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इसके साथ में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक सम्मिलित या मिली जुली सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और उनके लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, उनके लिए कल्याणकारी जो योजनाएं वो चलाई जाती हैं। और ये एक सम्मिलित योजना है बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मिलीजुली यानी सम्मिलित। 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। अचानक यहां पर जनसंख्या बढ़ जाती है भारत की। तो इसके कारण क्या है? सबसे बड़ी बात तो जनसंख्या बढ़ेगी कब? जब जन्म दर क्या हो जाएगी? उच्च हो जाएगी। इस समय जन्म दर उच्च और मृत्यु दर कम हो गई थी। इस कारण भारत में अचानक जनसंख्या बढ़ी। और दूसरी बात इस समयावधि की करें तो आप्रवास का अधिक होना, दूसरी जगह से लोग यहां पर आए, भारत में जो शरणार्थी आए पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल, भूटान, पड़ोसी देशों से भी अधिक शरणार्थी आए, वो भी कारण रहा यहाँ जनसंख्या बढ़ने का। और चिकित्सा का स्तर ऊंचा होना एवं अर्थव्यवस्था का विकास। जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है, और चिकित्सा का स्तर ऊंचा हुआ, उससे मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर बढ़ी, जिस कारण भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ। कोई भी 3 कारण आपको यहां से और भी आप लिख सकते हो बनाकर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटकों को स्पष्ट करते हुए भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि तथा वार्षिक वृद्धि दर बतानी है। 2 घटक, एक तो प्राकृतिक वृद्धि है, दूसरा है अभिप्रेरित वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि और अभिप्रेरित वृद्धि। अब बात करें यहां पर जनसंख्या की प्राकृतिक नेचुरल रूप से केवल जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर जब किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन होता है, या पूछ ले इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर को जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर के आधार पर ज्ञात किया जाता है। किसी निश्चित स्थान पर समय के निश्चित अंतराल में जब केवल जन्म दर और मृत्यु दर से वहां परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या में, तो उसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। अभिप्रेरित वृद्धि में क्या होगा? इसमें अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती यानी उत्प्रवास और आप्रवास को भी जोड़ दिया जाएगा। ये किताब की लैंग्वेज है, अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती, अर्थात यहां पर
आप्रवास और उत्प्रवास दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो ये अभिप्रेरित वृद्धि हो जाएगी। और बात करें भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर की, तो भारत में जनसंख्या की जो वार्षिक और दशक की, 1 वर्ष की और 10 वर्षों की, दोनों की बात करें तो ये ऊंची है। वार्षिक वृद्धि दर आगे बात की 1.64% है, और जो दशक के 10 वर्षों का अंतराल 2001 से 2011 की, इसकी बात करें हम तो ये 17.64% रही है। ये दोनों कोई बड़ी बात नहीं है, याद करना, आसानी से याद कर सकते हो। दशक की वृद्धि दर 1.64 तो आपकी वार्षिक हो जाएगी, और 17.64 है जो आपकी हो जाएगी दशक के 10 वर्षों की, 2001 से 2011 की। और अब लास्ट है, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहो तो। धन्यवाद।